चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवाइज कर देते हैं, फिर उससे आगे देखते हैं। मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक सिंगल सेल है, ठीक है, और इस सेल का ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। ठीक, इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं, जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जो करंट का फार्मूला आया था, करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू ना EMF डिवाइड बाई ये जो दोनों रेजिस्टर है ये किस में लगे हुए, सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये आपको क्या दे देगी, सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक फार्मूला और पढ़ाया था करंट के अलावा, अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, क्या निकालना हो, पोटेंशियल। और मैं इसके बारे में अच्छे से बात कर चुका हूँ पहले ही कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट होती है, बाहरी सर्किट, इसको लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। जैसे पंखा है, कूलर है, एसी है, ये बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है, और ये जो है लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बाहरी सर्किट में जो ड्रॉप होता है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। और पोटेंशियल का फार्मूला जो है IR होता है। क्या होता है, IR। या फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू, और एक और कैलकुलेट करने का तरीका होता है EMF माइनस IR होता है। अब ये सोचोगे कहाँ से, इसके लिए पिछली क्लास देखना पड़ेगा। जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था डिस्चार्जिंग प्रोसेस में अगर बैटरी करंट दे रही, बैटरी दो प्रोसेस होता है ना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो अगर बैटरी करंट दे रही है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में ये पोटेंशियल निकालने का फार्मूला होता है। समझ आ रही ना बात। और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में ये भी बताया था पोटेंशियल क्या होता है, छोटा होता है, और EMF क्या होता है, बड़ा होता है। आपको यहाँ साफ दिख रहा है, IR को इधर लाओगे तो प्लस होगा ना, V में IR जोड़ोगे तब EMF के बराबर होगा। समझ आ रहा, यहाँ तक मैंने बताया था। और एक चीज़ बताई थी कि अगर मान लेते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कई सेल इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से, और आगे डॉटेड कर देता हूँ, इसका मतलब N नंबर ऑफ सेल्स है। कितना है, N नंबर ऑफ सेल्स, और सबका EMF कितने के बराबर है, E के बराबर, और सबका रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, R के बराबर। और ये बाहरी सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, और सेल्स कितनी है, N सेल्स। कितनी है, N सेल्स। तो N नंबर ऑफ सेल्स ऐसे जुड़ी हुई है सीरीज में, और सबकी पोलैरिटी एक जैसी है। सब करंट एक तरफ फेंक रहे हैं, सब करंट एक तरफ फेंक रहे हैं ना, सभी। तो ये क्या कहलाता है, सीरीज में कॉम्बिनेशन कहलाता है। कैसा कहलाता है, सीरीज में कहलाता है। तो अगर I इज इक्वल टू आपको लिखना है, क्या लिखना है, I इज इक्वल टू, तो EMF की जगह पे क्या हो जाएगा, सब एक डायरेक्शन में करंट फेंक रहे हैं तो सारे EMF जुड़ जाएंगे। तो कितने सेल्स है, N सेल्स ना, तो N सेल्स का EMF जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, N EMF, N टाइम्स हो जाएगा ना। क्लियर रहेगा। और डिवाइड में क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस, आपने बैटरी को निपटा दिया, बैटरी का काम हो गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, और क्या चाहिए आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सारे किस में लगे हुए, सीरीज में। तो ये कितने के बराबर, कितने लगे हुए हैं ऐसे सीरीज में, N रेजिस्टर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। और एक बात और छोटी सी मैं बता दूं, थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए, कल मैंने आपको बताया था इन सारे सेल्स को एक साथ जोड़ करके एक सेल बनाओगे तो एक सेल का EMF कितने के बराबर होगा, N एप्सिलॉन ना। सारे सेल की जगह पे एक सेल आ गया। समझ आ रही। अच्छा, ये जुड़ क्यों जा रहा है EMF, क्योंकि सभी करंट एक डायरेक्शन में दे रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, NR। ये कितने रेजिस्टर से बना हुआ है, N रेजिस्टर्स। कितने रेजिस्टेंस के, स्मॉल r रेजिस्टेंस के। और बाकी ये क्या हो जाएगा,
एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस कैपिटल आर। समझ आ रही ना बात? तो इसके जैसा बन गया कि नहीं? अब ईएमएफ की जगह पे कितना है? एन ईएमएफ। समझ आ रही ना बात? और कैपिटल आर की जगह पे क्या है? कैपिटल आर। और आर की जगह पे क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक और थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी के लिए बता देता हूँ ताकि आप लिखना सीख जाएं। फिर उसके बाद हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो चलिए एक और सर्किट देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक सेल ये है और ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल ना, ऐसे तीन ही सेल मान के चलो। इसका EMF 1, इसका EMF 2 और इसका EMF 3। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3 ना। ठीक है, ये तीन सेल हो गई। अब दो सेल की पोलैरिटी मैं क्या करता हूं? अपोजिट कर देता हूं। ये ऐसे, बस आपको लिखना सिखा रहा हूं। ठीक, ये हो गया। इसका EMF मान लेते हैं EMF 4 और इसका EMF 5। ठीक, ये रेजिस्टेंस R4 और ये क्या हो जाएगा? R5। ठीक है, अब इसको किससे जोड़ देते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ देते हैं। कितने से जोड़ देते हैं? कैपिटल R से। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको एक सेल में बदलना है। कितने में बदलना है? एक सेल। अभी भी सारे सेल कैसे लगे हुए? सीरीज में, लेकिन तीन की पोलैरिटी एक तरफ है और दो की पोलैरिटी कैसी है? अलग है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें जो तीन करंट फेंक रही है वो इस डायरेक्शन में करंट फेंक रही है ना, और ये जो दो फेंक रही है करंट वो इस डायरेक्शन में फेंक रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रही है? तो अगर आपको एक सेल बनानी है इन तीनों की जगह, तो सबसे पहले मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है और ये मान लेते हैं 15 वोल्ट है और ये कितना है? 25 वोल्ट है ना। और ये मान लेते हैं आपका 5 वोल्ट का है और ये मान लेते हैं कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का या 15 वोल्ट का, मान लो 15 वोल्ट का ना। समझ आ रही ना? तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25, और 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट की बैटरी करंट इधर फेंक रही है और ये 20 वोल्ट की बैटरी करंट इधर फेंक रही, तो नेट कितना होगा? अबे 50 इधर और 20 इधर, तो कितना बचेगा? 30। 30 किधर फेंकेगा करंट? इधर की तरफ। तो एक सेल आ जाएगा जिसका EMF कितना होगा? 30 वोल्ट, और करंट किधर फेंकेगा? इधर। और 30 वोल्ट आया कैसे? EMF 1 प्लस EMF 2 प्लस EMF 3 में से माइनस कर दो। किसको किसको माइनस करना है? EMF 3 प्लस EMF 4, वो EMF 4 प्लस EMF 5। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया 30 वोल्ट की बैटरी। अब चाहिए रेजिस्टेंस। क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। इन सब की जगह पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस आ जाए। एक रेजिस्टेंस जो होगा वो कितने का होगा? थोड़ा सा यहाँ पे बताइएगा कितने का होगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो होगा वो कितने का होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 का। और अगर सबके रेजिस्टेंस सेम होते तो कितना हो जाता? 5R हो जाता। कितना हो जाता? 5R। अब इसको किससे जोड़ देंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। बस सेल तैयार ना। अगर आपको I लिखना है, क्या लिखना है? I इज इक्वल टू क्या होता है? EMF डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और मैंने आपको बताया भी था कि एक काम कर सकते हो, इसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब I इज इक्वल टू EMF की जगह पे ये एक सेल का EMF, ये कितने के बराबर है? ε1 प्लस ε2 प्लस ε3 माइनस ε4 प्लस ε5 ना। ये EMF हो गया, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R प्लस ये वाला R इक्विवेलेंट कितने के बराबर है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5।
बस एक सेल में बदल लिया। फिर उसके बाद I इज इक्वल टू क्या होता है, EMF डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझ आ रही ना बात, एकदम वैसा हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से लिख ले जाओगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं चाहता इस एग्जाम्पल को 3 ही सेल से समझा सकता था, लेकिन ज़्यादा इसलिए बना दिया ताकि आपको क्लियर रहे, दिक्कत ना रहे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो थोड़ा सा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ पे जो बाहर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कैपिटल R। इसका EMF कितना है, E के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल। जब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, वेरिएबल। समझ आ रही ना बात। अब आप ध्यान से सुनिए, रुकिए। मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैलकुलेट करना है या मैक्सिमम पावर लॉस कैलकुलेट करना है। किसके थ्रू, इस रजिस्टर के थ्रू। समझ आ रही ना बात, जो बाहरी सर्किट में। तो अब आप देखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो एक ग्राफ बनाते हैं और थोड़ा सा उससे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे पावर, यहाँ पे R ना। R क्या है, रेजिस्टेंस, और P क्या है, पावर है। तो इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0। कोई चीज शुरू कहां से होती है, 0 से। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त करंट मैक्सिमम होगी। करंट क्या होगी भाई, रेजिस्टेंस ही नहीं होगा ना तो करंट क्या होगी। और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, जब बाहरी सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। इनिशियली कितना होगा, 0। तो उस वक्त करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। अब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से करंट निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कहाँ निकल पाएगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से कहाँ तक वेरी करेगी, इन्फिनिटी तक। तो पावर जानते हैं कब मैक्सिमम होगी, जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बराबर हो जाएगा किसके, स्मॉल r के। किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल r के। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पावर लॉस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, या पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पावर ट्रांसफर मैक्सिमम कब होता है, कब होता है, जब एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो उस वक्त सर्किट में पावर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। समझ आ रही है। तो यहां पे R बराबर होगा किसके, R बराबर होगा किसके, कैपिटल R के ना। तो उस वक्त पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो पावर होगा यहाँ पे पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ आ रहे। तो किसी रेजिस्टर से पावर ड्रॉप मैक्सिमम कब होगा, फिर दोहरा रहा हूं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का बराबर हो जाए किसके, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस वक्त सर्किट से पावर क्या हो जाता है, मैक्सिमम ट्रांसफर होता है। लॉस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको कॉपी करिए। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर सीरीज में नंबर ऑफ सेल्स लगे हो तब पावर लॉस मैक्सिमम कितना होगा। क्लियर रहेगा ना। चलिए, ये तो सिंगल सेल के लिए था।
किसके लिए था? सिंगल सेल के लिए। अब एक चीज और देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, रुक जाओ, तुरंत छापने लगते हो, 1 मिनट देखना। अच्छा, सिंगल सर्किट के लिए I इज इक्वल टू क्या होता है? EMF डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r ना, ये होता है I इज इक्वल टू। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए, पावर क्या चाहिए? मैक्सिमम, तो पावर का फार्मूला आप जानते ही हो पहले से, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R। ये पावर का फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हो, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R होता है। तो एक चीज आप बताइए, ये जो बाहरी सर्किट का रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाता है किसके? किसके बराबर हो जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के ना। तो यहां पे करंट वाले फार्मूले में क्या करेंगे हम, यहां पे कैपिटल R की जगह पे क्या पुट कर दोगे? स्मॉल r, तो ये R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। अब इस करंट को उठा करके यहां पे पुट कर दोगे तो आपको पावर क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम के लिए क्या होता है? R बराबर होता है किसके? समझ आ रहा है? तो R की जगह पे कितना रख दिया? स्मॉल r। आपको क्या मिल जाएगी? करंट। अब इस करंट की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, EMF डिवाइड बाई 2R का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और कैपिटल R की जगह पे क्या आ जाएगा? स्मॉल r। तो यहां पे क्या हो जाएगा? EMF स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? R। एक R क्या हो जाएगा? कैंसिल। EMF स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4R। समझ आ रहे? ये पावर आपका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कहलाएगा इस सिचुएशन में जब सिंगल सेल हो। समझ आ रहे? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर रहेगा ना? चलिए अब देखते हैं, अगर सीरीज में सेल्स लगे हो ना इस तरह से, सेकेंड स्टेप इसका, सीरीज में सेल्स लगे हो इस तरह से, मान लेते हैं n सेल्स लगे हुए, ये डॉट डॉट का मतलब n सेल्स लगे हुए, EMF सबका कैसा है? सेम है, और रेजिस्टेंस भी कैसा है? सबका सेम है। n सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में, और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल R। ठीक है, तो n सेल्स हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं n सेल्स सीरीज में ना। तो I इज इक्वल टू क्या होता है इस केस में? I इज इक्वल टू क्या होता है? N EMF डिवाइड बाई R प्लस, यही होता है। ठीक है, अच्छा इसको कन्वर्ट कर लीजिए एक सेल में। एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए सब एक ही डायरेक्शन में करंट फेंक रहे हैं ना, तो एक सेल में कन्वर्ट करोगे तो एक सेल कितने EMF की आ जाएगी? N EMF ना, सब एक डायरेक्शन में, तो EMF क्या हो जाएगा? ऐड। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? NR ना, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा? कैपिटल R के। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? EMF डिवाइड बाई कैपिटल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल। ठीक है, अब अगर ऐसी सर्किट है और इसमें आप चाहते हो पावर क्या हो? मैक्सिमम। पावर क्या हो? मैक्सिमम। आप पावर मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर इंटू R ना। अब पावर मैक्सिमम तभी हो सकती है जब R बराबर हो किसके? इंटरनल रेजिस्टेंस के। मतलब R बराबर हो किसके? NR के। R बराबर हो किसके? NR के। तो R की जगह पे रख दीजिए NR, करंट आ जाएगी और उसी करंट को यहाँ पे पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू N EMF डिवाइड बाई R की जगह पे क्या हो जाएगा? NR प्लस NR कितना हो जाएगा? N EMF डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 2NR ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे N कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, N क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा बताइए? EMF डिवाइड बाई 2R का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और R की जगह पे क्या आ जाएगा? NR। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? EMF स्क्वायर डिवाइड बाई 4R स्क्वायर, और ये इंटू NR, यहाँ से एक R क्या हो जाएगा? कैंसिल। N टाइम्स ऑफ EMF स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4R, और ये पावर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम।
समझ आ रहा है? आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे स्पेशल चीज़? ये वाली चीज़, ये सिंगल सेल से मैक्सिमम पावर लॉस था जब सिंगल सेल थी ना, सिंगल सेल की वजह से। अब n सेल्स हैं तो n गुना पावर लॉस हो जाएगा। क्लियर रहेगा? इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब जितनी बातें आपने पढ़ी है, अब सूद समेत एक क्वेश्चन करा के वसूल लेंगे हम, ठीक है। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, ठीक। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर दें। n cells each of EMF E and internal resistance R are joined in series and an external resistance capital R is connected, ठीक। if m cells are reversed, पहले n cells हैं ऐसे सीरीज में लगी हुई, कितनी सेल है? n सेल इस तरह से सीरीज में लगी हुई है ऐसे, n सेल्स हैं। अब कितना बना दूं मैं? n है, आगे डॉटेड कर देता हूं, ठीक। थोड़ा सा फील करिएगा, ये कैपिटल R और सबका EMF एक जैसा ना, और सबका रेजिस्टेंस एक जैसा, ठीक। कह रहा है n सेल्स ईच ऑफ EMF E, सबका EMF E है और सबका रेजिस्टेंस कितने के बराबर? स्मॉल r के, और सब के सब किस में कनेक्टेड है? सीरीज। अब क्या होता है, उसमें से n में से m सेल्स की पोलैरिटी पलट दी जाती है। अभी मैंने लिख के जो सिखाया था ना, उसी पे ये क्वेश्चन है। कितने की पोलैरिटी पलट दी जाती है? m की। n में से m की पोलैरिटी क्या कर दी जाती है? पलट दी जाती है। तो पलट दी जाती है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। करंट पूछ रहा है कितना होगा? I इक्वल टू, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, I के कितने के बराबर होता है? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, ये होता है। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फील करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये टोटल 5 है। कितनी सेल है? 5। 5 सेल में से 2 सेल की पोलैरिटी पलट दीजिए, तो कितने सेल बचे? 3। 3 जो करंट फेंकेंगे वो किधर फेंकेंगे? इधर। और 2 करंट किधर फेंकना शुरू कर देंगे? इधर। तो नेट EMF कितने के बराबर होगा? 3E माइनस 2E, यही होगा ना। तो ऐसे ही n सेल थे। अच्छा, ये 3 कैसे आ रहा? 3 नंबर का मतलब समझो, 5 था, 5 में से 2 पलट दिया तो बचे कितने? कैसे पता चल रहा है? 3। 5 में से 2 क्या कर रहे हो? माइनस ना। वैसे n में से m क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो n माइनस m। इतने सेल्स की पोलैरिटी एक तरफ है जो करंट फेंक रहा है ना, माइनस। पलटा कितने हैं? 2 ना। तो 2 की जगह पे क्वेश्चन में क्या बोला है? m। तो ये क्या हो जाएगा? ME। अब इसकी जरूरत नहीं रही। समझ आ रही ना बात? ये नेट EMF हो गया, डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट सबके सब किस में है? सीरीज में। और कितने सेल्स हैं? 5। n सेल्स है ना। क्वेश्चन तो n सेल्स पे है। कितने सेल्स हैं? n सेल्स। अच्छा, इसमें पोलैरिटी पलटने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? NR ना। अब ये इसको ओपन कर लो तो ये कितना हो जाएगा? NE माइनस ME, और ये माइनस ME डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? R प्लस NR। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? ME कितने के बराबर हो जाएगा? NE माइनस 2ME डिवाइड बाई
आर प्लस एन आर, बस आंसर हो गया। क्लियर रहेगा? इसको कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन उसमें से ले लेना, उसको छोड़ देता हूँ ना, ले लोगे ना? ठीक है, चलो ये कॉपी हो गया। देखो ट्राई करो। shown n batteries connected to form a circuit। n बैटरीज है, क्या बना रही है? एक सर्किट बना रही है। the resistance denotes the internal resistances of the battery which are related as EMF। मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसको रिलेट करता है? EMF को रिलेट करता है। वेयर K इज द कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन पूछा है द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू करंट कितना होगी? समझ आ रही ना बात? सर्किट के थ्रू करंट पूछा है तो जनरली I इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? अगर इसको एक सेल में बदल दे तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइड बाई क्या होता है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवल। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो, अच्छा ये कितने सेल्स हैं ऐसी? n सेल्स ना, और n सेल्स हैं जिनका EMF कितना है? EMF 1, EMF 2, EMF 3। EMF सबका सेम नहीं है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा EMF 1 प्लस EMF 2 प्लस EMF 3 कहाँ तक? n तक, EMF n तक ना, डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा दिया हुआ है? इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना, इक्वेशन के फॉर्म में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आर आई इज इक्वल टू के एप्सिलॉन आई। इसका मतलब ये होता है आर आई इज इक्वल टू के एप्सिलॉन आई का मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे क्या होगा? R1, और जब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे क्या होगा? R2। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, समझ आ रहे हैं? तो जब R1 लिखोगे तो R1 की जगह पे क्या होगा? के एप्सिलॉन 1 प्लस ऐसे के एप्सिलॉन 2 प्लस के एप्सिलॉन 3। ऐसे कितने रेजिस्टेंस है? n तक, के एप्सिलॉन n ना, एप्सिलॉन n तक। अच्छा, के कॉमन ले सकते हो? के कॉमन ले सकते हो ना? के कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? समझ आ रही ना बात? एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 कहां तक? एप्सिलॉन n तक, डिवाइड बाई के कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 कहां तक? एप्सिलॉन n तक। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1 बाई के, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब दो तरह के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, एक जिनका दिमाग थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो बाहर रेजिस्टेंस नहीं है, बाहर रेजिस्टेंस नहीं है तो बाहर की सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? जीरो। और अगर थोड़ा सा हल्की बुद्धि है तो इस वाले से जाना, V इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट माइनस क्या होगा? I R इक्विवेलेंट ना। अच्छा, I की वैल्यू कितना आ चुकी है बताइए? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट I की वैल्यू कितना आई है? अच्छा, जब R इक्विवेलेंट लिखोगे तो यही वाला टर्म रहेगा ना, जब यही वाला टर्म रहेगा तो K कॉमन होगा, K से K क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 कहां तक? n तक बचेगा, और ये उतना ही माइनस में, तो क्या हो जाएगा? जीरो आएगा। समझ आ रही ना बात? तो दोनों क्वेश्चन हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेल्स किस में लगी हो? पैरेलल में लगी हो, ठीक है, तब हमें देखना है क्या चीज? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमें सीखना है, ठीक है। अगर सेल्स पैरेलल में लगी हो, पावर कैलकुलेट करना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एक अलग चीज़ है, और सेल्स अगर पैरेलल में लगी हो तो उसको सॉल्व करना एक अलग चीज़ है। तो दोनों स्टेप वाइज देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से सेल्स हैं, ठीक। देखो, पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूँ सॉल्व करना। मैक्सिमम पावर अभी देख लेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अभी बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। इसका EMF 1, EMF 2
EMF 3, R1 R2 R3 ना, और इसको जोड़ दिया किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, चाहे ऊपर लगाओ, ऊपर बना देता तब भी बात सेम ही थी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है तो पहले इन तीनों सेल की जगह पे एक सेल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, एक सेल लाना पड़ेगा ना, एक सेल लाना पड़ेगा, और उस सेल का ईएमएफ जो होगा वो ईएमएफ इक्विवेलेंट कहलाएगा ना। और इन तीनों रजिस्टर की जगह पे क्या लाना पड़ेगा, एक रजिस्टर लाना पड़ेगा, और इसको क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। और ये वाला कौन सा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई आराम से लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा। चलिए यहां तक क्लियर। अब देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। अच्छा, जब सीरीज में होता था तो सबके ईएमएफ अगर एक ही पोलैरिटी के थे तो ऐड हो जाते थे, अगर अपोजिट होते तो उस हिसाब से देख लेते थे। लेकिन इसमें सारे कैसे हैं, पैरेलल। तो इसका एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालने का तरीका देखिएगा। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई R2 प्लस एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाई R3। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इससे निकलेगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, ये वाली चीज। समझ आ रही ना, क्लियर है। अच्छा, पिछले में जब सीरीज में लगे थे एन सेल्स तब कितना आया था, एन एप्सिलॉन आया। इस बार एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, समझ आ रहा। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकलेगा इस फार्मूले से, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां से निकलेगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। अब इसके बाद यहां से सॉल्व करके क्या निकाल लोगे आप, आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पे रख दोगे, और किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां पे रख दोगे, फिर उसके बाद करंट आराम से निकल जाएगा। समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर रहेगा। और एक जबरदस्त चीज बताओ, इसमें आपसे कभी ये गलती नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहे, ये जो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 है ना, यहां से आप निकालना। समझ आ रहे, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। मैंने आपको पैरेलल में निकालने का तरीका सिखाया। अगर दो रेजिस्टर लगे होते पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। और एक और लॉजिक बताया था कि अगर तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सेम, मान लेते हैं आर आर आर, तो आर इक्विवेलेंट जानते हैं कितना आता, दोनों में से एक रजिस्टर डिवाइड बाई जितना नंबर सेम है, आर इक्विवेलेंट सीधा आ जाता है। समझ आ रहे। और अगर ऐसा नहीं है, दो रजिस्टर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। एक चीज और, जितने रजिस्टर लगे हुए हैं वो सब के सब का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लीजिएगा डिवाइड बाई जितने नंबर सेम है उतने नंबर से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, सीधा आपको क्या निकल आएगा, आर इक्विवेलेंट निकल आए। इस वाले फार्मूले से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादातर केसेस। इस वाले फार्मूले में एक चीज रहती है कि आपको पलटना पड़ता है, आर इक्विवेलेंट चाहिए ना, और ये देगा क्या, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। क्या देगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। समझ आ रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे मान लेते हैं यहां पे 1 अपॉन R1 वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लड़का गलती क्या कर देता है, ये कितने के बराबर है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ना कि आर इक्विवेलेंट। नहीं समझ पाए। जैसे मान लेते हैं ये 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, मान लेते हैं 3 लगे हुए हैं, कितने ओम के, 3 ओम के लगे हुए हैं। 3 ओम के अगर लगे हुए हैं, या 2 ओम के मानो ज्यादा सही रहेगा। अगर 2 ओम के रजिस्टर ये लगे हुए हैं और 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए, तो आर इक्विवेलेंट सीधा हो जाएगा 2
2 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाए, 2/3 हो जाए। तो इससे ये जो 2/3 निकला है ना, ये आर इक्विवेलेंट है। क्या है? तो मतलब आर इक्विवेलेंट यहां से निकालने के बजाय सीधा यहां इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब कभी कभी यहां पे रखने की जरूरत पड़ती है ना, तो लड़का समझता है ये आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट थोड़ी है, ये 1/, मतलब इसकी जगह पे जब आप रखोगे ना, इसकी जगह पे वैल्यू रखना पड़ेगा, तो आप आर इक्विवेलेंट अगर इस तरीके से निकाले हो, इसका उल्टा रखना पड़ेगा। ये कभी कभी गलती हो जाती है लड़के से। यहां तक क्लियर है? आप घबराइए ना, रुकिए, एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। ये इतना कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे करा देता हूं। यहां तक क्लियर है ना? चलिए पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा। मान लेते हैं ये एक सेल 6 वोल्ट का, ये एक सेल 3 वोल्ट का, और ये एक सेल 9 वोल्ट का ना, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 3 ओम, 3 ओम और ये 3 ओम, ठीक? ये लगा हुआ और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक? अब इसको हम कोशिश कर रहे हैं ना, इसको हम कोशिश कर रहे हैं एक सेल बनाने में। तो देखना, ध्यान से सुनना, एक सेल बनाओगे और इन रेजिस्टेंसेस की जगह पे एक रेजिस्टेंस आ जाए ना, तो एक सेल का ईएमएफ अगर इन तीनों की जगह पे एक सेल लाना चाहते हो, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा बताइएगा? ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6/3, या फार्मूला लिख के कर दे, यही होता है ना, ईएमएफ डिवाइड बाई R1 प्लस ईएमएफ 2 डिवाइड बाई R2 प्लस ईएमएफ 3 डिवाइड बाई R3 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है ना? तो इसको करो, 6/3 कितना हो जाएगा? 2, 3/3 कितना हो जाएगा? 1, और 9/3 कितना हो जाएगा? 3। ये आपके लिए मैंने फार्मूला लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां तक हो गया? अब डिवाइड बाई 1/3, ये आपके लिए खाली लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3। अच्छा, 1/3, 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा? 3/3 कितना आ जाएगा? 1। तो टोटल कितना आ जाएगा? 6। ये हो गया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ना, ये कितने का हो गया? 6 वोल्ट ना। अब इन तीनों का रेजिस्टेंस निकालना, कितने के बराबर होगा? पैरेलल में लगे हुए ना, और तीनों सेम है, कितना आ जाएगा? 3/3 ना, कितना हो जाएगा? 1 ओम, और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ना। अब आई निकालना है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितने के बराबर है? 6, और आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर है? अगर इसकी वैल्यू दी होती, करंट भी निकाल देते। कितना सिंपल सा है, समझ? तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, कर ले जाओगे। एक और ऐसा ही प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए, ठीक है? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, यहां तक हो गया? एक और देखिएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम ना, और इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, कैपिटल है। अब इसकी जगह पे एक सेल लाना है ना, तो एक सेल का ईएमएफ सीधा अब हम करेंगे, टाइम नहीं लेंगे,
ठीक है, देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ पे निकाल दे, चलो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3। अच्छा ये पोलैरिटी अपोजिट है, ये करंट इधर फेंक रहा है तो प्लस, इधर फेंक रहा है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा +4 डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जानते हैं कितना आएगा 4 3 7, 7 में से 1 गया 6 डिवाइड बाई ये कितना आएगा 1/2 1/2 1/2 कितनी बार है 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। अब यहीं पे लड़का गलती करता है, इसकी वैल्यू उठा करके क्या करता, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेता। आर इक्विवेलेंट जानते हैं कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/3 और ये जो वैल्यू है 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, तो यहां पे पुट क्या करना था 3/2, यही गलती ना होने पर, समझ आ रहे हैं? तो बस यहां से एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 वोल्ट और रेजिस्टर कितने का आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 2/3 कितना आ जाएगा 2/3, ये हो गया आर इक्विवेलेंट और ये क्या हो जाएगा रेजिस्टर कितने का आर। अब आई लिख सकते हो, आई क्या होता है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट ना। यहाँ पे आपको क्या पुट करना है 4 वोल्ट और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट और कैपिटल आर की वैल्यू गिवन हो, करंट आप निकाल सकते हो आराम से, इसको भी कॉपी कर लीजिए ठीक। चलिए अब फिर से वापस चलते हैं पुराने पेज पे ठीक, अब पुराने पेज पे ना जा करके नए पेज पे ही बताएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वही ठीक है। अब क्या देखने जा रहे हैं, ये तो सर्किट सॉल्व करना सिखाया मैंने, समझ आ रहे। अब हमसे क्या पूछा जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन पैरेलल सर्किट ना। तो पैरेलल अगर सेल्स पैरेलल में लगे हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा ना। ये मान लेते हैं 3 सेल लगे हुए हैं, 3 नहीं, ये कितने लगे हुए हैं n सेल, कितने लगे हुए हैं n सेल और सबका रेजिस्टेंस कितना है R है, ऐसे n सेल लगे हुए ठीक। और इसको किससे जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। नहीं समझ आई बात, 1 मिनट रुको। सबका EMF कितना है E E E, ऐसे कितने सेल्स लगे n सेल, कितने सेल का है ये n सेल्स है ठीक है। टोटल कितने सेल हैं n सेल। अब आप देखिए इसकी जगह पे 1 सेल लाइए, कितना सेल लाइए 1 सेल ना। अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा एक बात पिछले पेज पे ले चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। इस वाले पेज बढ़िया से समझना, अगर पैरेलल में लगे हों ना, यही तो पिक्चर थी ना, पैरेलल में लगाओ। अगर सबका EMF अलग अलग है तो इस तरह से एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकलेगा। अगर मान लेते हैं और ये वाला आर इक्विवेलेंट इससे निकलता है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इससे निकलता है, समझ आ रहे। अगर सबका EMF सेम हो, सबका EMF भले ही रेजिस्टेंस अलग अलग हो, अगर सबका EMF सेम होगा तो ये 1 2 3 नहीं लिखा होगा ना, EMF E लिखा होगा। E कॉमन हो सकता है कि नहीं, E कॉमन होगा, सीधा क्या हो जाएगा कट जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितने के बराबर आ जाएगा E के बराबर। और अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो यहां पे क्या हो जाएगा E डिवाइड बाई आर, E डिवाइड बाई आर, E डिवाइड बाई आर, और ये 1 डिवाइड बाई आर, 1 डिवाइड बाई आर, 1 डिवाइड, E कॉमन होगा और बाकी सारा कट जाएगा। तो कहने का सेंस ये है अगर EMF सेम हो और सेल्स किस में लगे हों पैरेलल में लगे हों, किस में लगे हों पैरेलल में, रेजिस्टेंस भले ही ना सेम हो या ना हो, अगर खाली EMF सेम है तो भी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितने के बराबर आएगा सिर्फ 1 सेल के EMF के बराबर। नहीं समझ आई बात, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सेल्स किस में लगे हों पैरेलल में और सबका EMF कैसा हो सेम हो,
ये जो रेजिस्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस वो सेम हो या ना हो, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो सेल का आएगा वो कितने के बराबर आएगा, एक सेल के ईएमएफ के बराबर। समझ आ रही ना बात? चलिए अब आ जाते हैं उस पेज पे जिस पेज पे थे हम, इस वाले पेज पे। तो ईएमएफ इसका कितना आएगा, ई आएगा, ईएमएफ कितना आएगा ई, और आर, आर कितने के बराबर, आर बाई एन ना, सब सेम है ना रेजिस्टेंस, आर बाई एन, और यहां पे कितना हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ना। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइड बाई आर प्लस आर बाई क्या हो जाएगा एन। अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम चाहिए ना, पावर मैक्स चाहिए तो क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अगर पावर मैक्सिमम चाहिए तो ये पावर मैक्सिमम कब हो सकती है, जब आर बराबर हो किसके, किसके बराबर हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। समझ आ रहे हो? तो आर की जगह पे कितना पुट कर सकते हो, इसको अलग कर देते हैं, कितना पुट कर सकते हो आप, ईएमएफ डिवाइड बाई आर की जगह पे कितना हो जाएगा आर बाई एन प्लस आर बाई एन, तो कितना हो जाएगा ईएमएफ टू आर बाई एन लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए ऊपर। यहां तक क्लियर? अब इस करंट को उठा करके यहां पे पुट कर दीजिए, पावर मैक्स आ जाएगा एन ईएमएफ डिवाइड बाई 2r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और r कितने के बराबर, r बाई एन के बराबर। इसको ओपन करिए तो एन स्क्वायर ईएमएफ स्क्वायर डिवाइड बाई 4r ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r बाई एन, एक n से एक n कैंसिल, ये स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर, ठीक, एक r ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा n ई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4। ये पावर आपका क्या आ जाएगा मैक्सिमम। ये किसके केस में है, जब किस में सेल्स लगे हों पैरेलल में, और सबका ईएमएफ कैसा हो सेम, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो सेम हो, तो मैक्सिमम पावर कितने के बराबर एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। देखिए कोई डिफिकल्टी नहीं है याद रखने। अगर सिंगल सेल है, सिंगल सेल है तो मैक्सिमम पावर इतने के बराबर है। अगर एन सेल सीरीज में लगे हुए तो एन गुना हो जाता है, और पैरेलल में लगे हों तब भी कितना हो जाता है एन गुना। क्लियर रहेगा यहां तक? इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक। फिर एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपकी क्लियरिटी के लिए, ठीक। ये था मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि सर्किट सॉल्व करना और आपके लिए आसान हो जाए। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, और ये जितनी बातें पढ़ाई है वो उसमें आ जाए, देखना ध्यान से। एक सेल 9 वोल्ट की और रेजिस्टेंस 2 ओम, एक सेल और 9 वोल्ट की और रेजिस्टेंस 2 ओम, और एक सेल और यहाँ पे पैरेलल में लगी हुई है, और इसका ईएमएफ मान लेते हैं 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो है इसका ये कितने के बराबर है 1 ओम के बराबर। कितने के बराबर 1 ओम के। अब इसको रिप्लेस करके एक सेल लाना है। कितना सेल लाना है, एक सेल लाना है। पहले इसको सॉल्व करिए। अगर पैरेलल में सेल्स लगे हुए हैं और ईएमएफ कैसा है सेम है, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। ये पढ़ चुके हो 9 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, ये 2 और 2 का आंसर कितना आएगा पैरेलल में 1, ये 1 आ जाएगा। और ये वाला जैसा था वैसा बना दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट और ये 1 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो 9 ओम और 3 ओम दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फेंक रहे हैं ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा ऐड, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितने का, ये सीरीज में है ना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। बस कर ले जाओगे ना, पावर भी मैंने दिखा दिया मैक्सिमम, और ये भी हो जाए, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर रहेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है।
बस हो। देखो अगला देखो, मिक्स कॉम्बिनेशन। हेडिंग डाल लीजिएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में ठीक, सबका रेजिस्टेंस आर है और सबका ईएमएफ सेम है। ठीक है, देखो ये एक रो है और ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसे रोज है। रो मतलब आप समझते हो ना, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, एक रो कहलाएगी। ठीक है, तो एक रो में जो सेल्स हैं वो n सेल्स है। एक मिनट सुनना ध्यान से, ये वाला, ओए मामा, कितनी सेल्स हैं एक रो में, n सेल्स। और ये जो नंबर ऑफ रोज है ना वो कितनी है, m है। ठीक है, तो m क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ये क्या हो गया m, और n क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल किसमें, इन वन रो। कितने रो में, एक रो में। अच्छा एक बात बताओ, एक रो में अगर n सेल्स हैं, एक रो में कितनी सेल्स हैं, n, और ऐसी कितनी रो लगी हुई है, m रो लगी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने के बराबर होगा। अच्छा चलो ऐसे नहीं समझ आया, एक लाइन में 5 गमले हैं, ठीक है, एक लाइन में कितने गमले हैं, 5, 10 लाइन में कितने होंगे, ये वाला देखो 50 कैसे बोले हो, तुम लोग के दिमाग को हुआ क्या है यार, गमले की जगह पे खाली सेल बोल रहा हूं तो तुम्हारा आंसर राइट जा रहा है। समझ आए, कितने सेल है, एक रो में n सेल है, अब बस n सेल की जगह पे गमला रख लो अगर तुम्हें नहीं समझ आता। ठीक है, एक रो में n सेल्स है, ऐसी कितनी रो है, m, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने के बराबर होगा, n इंटू m, ये कितने के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और n जो होता है वो नंबर ऑफ सेल इन वन रो। यहां तक हो जाने के बाद अगली बात बताइएगा, एक मिनट, एक चीज और, अच्छा सबका ईएमएफ कैसा है, सेम है, तो एक लाइन में, एक मिनट, इस लाइन को हम रिप्लेस करते हैं, ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन को थोड़ा सा, ये m रोज है ना, मान लेते हैं पहली रो में एक सेल रिप्लेस करो, एक सेल आएगा, उसका ईएमएफ कितना होगा, कितने सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में, n ना, तो एक का कितना है E, और पोलैरिटी सेम है तो कितना हो जाएगा NE ना, और रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा, NR। अच्छा ऐसे कितनी बार होगा, m बार होगा। तो एक बात मुझे बताना, अगर इन सब को हटा करके एक सेल बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, तो पैरेलल की खासियत क्या होती है, अगर सारे सेल का ईएमएफ सेम है तो एक सेल का ईएमएफ क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितनी बार है, m बार ना, तो कितना हो जाएगा NR बाई M, NR बाई M, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। ये पूरा सर्किट में बदल गया। अब I इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितने के बराबर, N एप्सिलॉन डिवाइड बाई R कितने के बराबर होगा, R प्लस NR बाई M। अब देखो मैक्सिमम करंट अगर चाहिए आपको इस सर्किट से, तो मैक्सिमम करंट के लिए R कितने के बराबर होना चाहिए, NR बाई M, और मैक्सिमम पावर के लिए भी यही शर्त है,
तो जब एक बार आई मैक्स निकल जाएगा तो पी मैक्स भी निकल आएगा। चलिए निकल, यहां तक करिए फिर निकाल के देखते हैं। हो गया, चलो। आई इज इक्वल टू कितना आया, एन एप्सिलॉन डिवाइड बाई आर प्लस एन आर बाई एम ना। तो करंट मैक्सिमम चाहिए, करंट मैक्सिमम के लिए आर कितने के बराबर होना चाहिए, एन आर बाई एम के ना। तो यहाँ पे रख लीजिए आई इज इक्वल टू एन ई एम एफ डिवाइड बाई एन आर बाई एम प्लस एन आर बाई एम। तो एन आर बाई एम और एन आर बाई एम कितना हो जाएगा, एन एप्सिलॉन डिवाइड बाई टू एन आर बाई एम। लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए, ऊपर। अभी काट मत देना एन और एन, ठीक है। अभी नहीं कट करेंगे। ये आपका क्या हो गया, आई मैक्स हो गया। अगर आप देखोगे एन इंटू एम अभी किसके बराबर लिखा था, कितने के बराबर, नंबर ऑफ सेल ई एम एफ डिवाइड बाई कितना, टू एन आर। ऐसा भी बोला जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ सेल इंटू ई एम एफ डिवाइड बाई टू एन आर। अच्छा, पावर मैक्स चाहिए, पावर मैक्स चाहिए तो पी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। आई मैक्स का स्क्वायर करिए तो एन एम ई एम एफ डिवाइड बाई टू एन आर का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर कितने के बराबर है, एन आर बाई एम के बराबर ना। अगर यहाँ पे कुछ कट रहा है काट लीजिए आप। ये एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर आर स्क्वायर, और ये इंटू एन आर बाई एम। एक एम से एक एम उड़ जाएगा और आर से आर, तो कितना हो जाएगा, एन इंटू एम, एन इंटू एम, और क्या बचेगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, कितना हो जाएगा, आर। अच्छा एक बात बताओ, जब सिंगल सेल था तब कितना आया, ई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर आर, और जब सीरीज में लगा हुआ था तो एन से क्या था, मल्टीप्लाई, और जब पैरेलल में था तब भी वही आया था ना, तब भी वही आया। और जब मिक्स होगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल इंटू ई स्क्वायर बाई फोर आर। आसानी से याद रख सकते हो सारे फॉर्मूले, समझ आ रही ना बात। सिंगल सेल के लिए सिर्फ इतना था, ई एम एफ स्क्वायर डिवाइड बाई फोर आर, और सीरीज में एन नंबर ऑफ सेल हो तो एन से क्या था, पावर मल्टीप्लाई, और अगर पैरेलल में हो तब भी क्या था, एन से मल्टीप्लाई, और अगर मिक्स है पैरेलल और सीरीज तो एन इंटू एम, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर आर। कर ले जाओगे ना, कर लो इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, एक मिनट देखो। इन ए सर्किट देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर 1 ohm, while internal resistance of the battery is 4 ohm। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ohm है। एक्सटर्नल कम है, इंटरनल ज्यादा है, ठीक है। अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग ना लगा बैठिएगा, इंटरनल मतलब छोटा आर, समझ आ रहे, ऐसा नहीं है, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, समझ आ रहे। एक्सटर्नल को कैपिटल आर से दिखाते हैं, इंटरनल को स्मॉल आर से। तो आपको एक्सटर्नल इंटरनल दे दिया, और टोटल नंबर ऑफ सेल कितना दिया हुआ है, 100 सेल। हाउ शुड डिवाइड सेल्स इन रो टू गेट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट पानी है हमें, तो कितने रोज लगाएंगे और एक रो में कितने सेल रखेंगे, उसकी बात पूछ रहा है। आप बताइए, एन और एम की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन और एम की वैल्यू। अच्छा, एन इंटू एम ये क्या होता है, ये कितना दे रखा है, 100, पहला स्टेप हो गया, समझ आए। अगर मान लेते हैं दो वेरिएबल पूछा है तो 100% आपको दो इक्वेशन चाहिए, जिसमें से एक इक्वेशन आपके पास है, समझ आ रहे। अब दूसरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, कह रहा है मैक्सिमम करंट चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो आई मैक्स का फार्मूला देखिए, मिक्स के लिए क्या है,
चाहे फार्मूला देख लीजिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन एप्सिलॉन डिवाइड बाई क्या होता है, एन आर, टू एन आर, और यहां पे क्या था, एन इंटू एम एप्सिलॉन। आपको आई क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। आई क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम। तो आई मैक्स के लिए ये फार्मूला। अब आपको दिया क्या डाटा है, इन दिस सर्किट देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है और करंट कैसी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो आप ये बताइए एन और एम की वैल्यू कितना, और बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, एक सेल का ईएमएफ कितना है 1.2। तो जुगाड़ करिए, निकालिए आंसर, ट्राई करिए। वैसे आई से कोई जुगाड़ होना नहीं है। कितने के बराबर होगा, आई मैक्स का फार्मूला क्या था, आई मैक्स अगर होता है, आई का फार्मूला लिखिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस एन आर बाई एम। अच्छा, यहां से एक इक्वेशन बन सकती है, जुगाड़ कर सकते हैं आप। आर बराबर होना चाहिए किसके, एन आर बाई एम के ना। तो उस वक्त करंट क्या होती है, यही शर्त है ना। तो यहां से जुगाड़ लग सकता है। देखिएगा कैपिटल आर की वैल्यू कितना दी हुई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 1 एन बाई एम, और स्मॉल आर की वैल्यू कितना है 4। तो यहां पे कितना हो जाएगा 4। तो एन इज इक्वल टू कितना यहां से देखिए, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एम बाई कितना हो जाएगा 4। अच्छा, यहां पे रख दीजिए एम की जगह पे, एन की जगह पे रखो m बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अच्छा, m इज इक्वल टू आ गया तो n भी आ जाएगा। n कितना आएगा, कितना आ जाएगा 5। बस आ तो गया, यही पूछा था। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन। देखो n इंटू एम सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हमें पता है करंट मैक्सिमम के लिए R बराबर होना चाहिए किसके, एन आर बाई एम के। ये किसका कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड वाले का, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स वाले कॉन्सेप्ट से आपने क्या निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल ली और उसको उठा करके इसमें पुट कर दिया, बस आ जाएगा, ठीक है। और आपसे एक चीज पूछा है, क्या पूछा है, दो तरीके से हम निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए पहले। देखो दो तरीका है, एक v इज इक्वल टू आई आर है ना, आई आर निकालना, समझ आ रही ना बात, कितना 3, हाँ 3 सही है। दो तरीके से मैं बता रहा हूं। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, आई मैक्स का फार्मूला क्या था, आई मैक्स का फार्मूला n इंटू एम एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2nr था ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे n इंटू एम कितने के बराबर है, कितने के बराबर है 100, और ईएमएफ एक का कितने के बराबर है 1.2, ठीक है। 2 n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 5, और r की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4। तो इसको सॉल्व करो, आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, और ये 20 होगा तो ये 5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3।
करंट आ गई, तो करंट कितना 3 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने के बराबर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। पहला आंसर हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरे तरीके से V इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट मालिक, V इज इक्वल टू क्या होता है, EMF इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R, R इक्विवेलेंट ना। EMF इक्विवेलेंट कितना आया है, EMF इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा बताइए, कितने के बराबर होगा 6। हाँ देखो एक मिनट, EMF इक्विवेलेंट कितने के बराबर है यार, N एप्सिलॉन ना, यही तो होता है। अरे N सेल्स अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो EMF इक्विवेलेंट इतने के बराबर होता है ना, तो कितना हो जाए, N की वैल्यू कितना है 5 और EMF की वैल्यू कितना है 1.2, कितना आ जाएगा 6 और करंट कितना है 3 और R इक्विवेलेंट चाहिए ना, R इक्विवेलेंट यही तो होता है NR/M। अरे ये वाला पोर्शन क्या है यार, R इक्विवेलेंट ना, और R इक्विवेलेंट कितने के बराबर है फिलहाल, मैक्सिमम करंट जब होती है R के, और R की वैल्यू कितना दी हुई है एक्सटर्नल 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना आएगा, यहां से भी आएगा। समझ आ रही ना बात, तो आपके पास जहां से भी कैलकुलेट करना चाहे, बस कहने का सेंस ये है ना, ज्यादातर चांस है यहीं तक पूछा जाने का। मिक्स कॉम्बिनेशन में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है, N एप्सिलॉन के बराबर, कितने के बराबर N एप्सिलॉन। एक मिनट, एक चीज सुन लीजिए मेरी, ध्यान से सुनना। आपसे अगर पोटेंशियल पूछा जाता है तो पोटेंशियल निकालने के ये 2 तरीके हैं, और आपसे अगर सेल का EMF पूछा जाता है मिक्स कॉम्बिनेशन का, तो वो EMF कितने के बराबर होता है N एप्सिलॉन। तो EMF बोलेगा तो अलग चीज है, पोटेंशियल बोलेगा तो अलग चीज है। समझ आ रही ना बात, तो EMF कितने के बराबर होता है N एप्सिलॉन। समझ आ, एक लास्ट क्वेश्चन आखिरी, एक और इसको करके लाना है, ठीक है, ग्रुप में नहीं, फोटो ले लो, ठीक है, थैंक यू। EMF दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, एक मिनट बताओ, EMF रिक्वायर्ड इज 12 वोल्ट, मतलब जो बैटरी आपको मिक्सअप बनानी है ना, वो कितने की बनानी है 12 वोल्ट। ये N एप्सिलॉन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अच्छा एक सेल का EMF दिया हुआ है एप्सिलॉन की वैल्यू, तो N निकल आएगा, फिर उसके बाद किसकी तलाश बचेगी, सिर्फ M की, तो N इंटू M से टोटल नंबर ऑफ सेल आ जाएगा। एक तो मैंने ही बता दिया, ठीक है। अब आपको जुगाड़ करना है किसका, इसका जुगाड़ करना है M का जुगाड़ करना है। करंट दे रखा है, करंट वाली इक्वेशन पढ़ाया है, मैक्सिमम वाली मत लगाना, ये नॉर्मल करंट है, मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। तो I इज इक्वल टू वो फार्मूला लगाना करंट का, आपको क्या निकल आएगा, M की वैल्यू आ जाएगी, M इंटू N कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल मिल जाएगा। क्लियर रहेगा। बाकी इससे आगे कल 2 कॉन्सेप्ट निपटाना है, बल्ब वाला और फिर उसके बाद साथ साथ मीटर ब्रिज, ये 2 कल नहीं पड़ जाएंगे। परसों जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की बचेगी, और एक छोटा सा टॉपिक फ्यूज बचेगा। ये वाला लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है 2 क्लास मैंने बोला था, 2 और लगेगी, और एक क्लास में पढ़ाएंगे वोल्ट मीटर और अमीटर, ठीक है, फिर चैप्टर कंप्लीट। 2 लेक्चर चाहिए होगा। थैंक यू। आज कौन सा लेक्चर था, 10वां या 11वां, 11, 3, 14, 14, 16 बोला था, 14 में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है।